Good evening, जय हिंद बच्चों. Today we are going to start the chapter Atoms and Molecules. क्लास 9th साइंस के अंदर बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा. कौन सा? जिसका नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और चैप्टर और सेकेंड चैप्टर थे ना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने पिछले क्लास में 7th में 8th में कुछ ना कुछ जाना होता है. बट ये जो चैप्टर है ना, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये क्लास 9th की केमिस्ट्री की जान है. क्योंकि बच्चा ये चैप्टर्स अगर आप लोग 11th 12th में साइंस स्ट्रीम के साथ आगे बढ़ते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. 10th में भी काफ़ी काम आने वाला है. और चूँकि यहाँ पे हम कुछ नए नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से सीखने की कोशिश करते हैं बच्चा. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल जीरो से सीखेंगे इस चैप्टर को, है ना. और हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे बच्चा? मैटर से, है ना. बिल्कुल बेसिक से, मैटर से शुरुआत करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले बच्चा मैटर होता है क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. जितने भी हमारे पास आसपास जितनी भी चीज़ें पाई जाती है, जितने भी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, अब पार्टिकल्स में कुछ भी ले लो बेटा आप, है ना. यहाँ पे ये बोर्ड है, ये चौक है, डस्टर्स है, लैपटॉप्स है, टेबल्स है, जितने भी पार्टिकल्स हैं, लिविंग्स नॉन लिविंग्स पता नहीं, सब पार्टिकल्स किसी न किसी चीज़ से तो मिलके बने हैं ना. तो क्या लिखा है? जिन छोटे पार्टिकल्स से, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मटेरियल्स या मैटर जिस छोटे पार्टिकल से मिलके बना है ना, उसी पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स बोलते हैं. और मॉलिक्यूल्स बेटा एटम्स का कॉम्बिनेशंस होता है. बहुत सारे एटम्स मिलकर ना मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले अभी सिर्फ एटम्स की बात कर रहे हैं. जैसे हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर सेल्स पढ़ा था. सेल्स क्या होता है? वो छोटा या फंडामेंटल इकाई जिससे सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. सेम एज कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, मैटर को पदार्थ बोलते हैं बेटा, वो छोटे एटम से ही मिलके बना होता है. जैसा मैंने एग्जांपल बोला था चौक का, जिस चौक से हम लोग लिखते हैं ना व्हाइट बोर्ड पे, उसको जब तोड़ते देखते हैं बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं. और उस छोटे डस्ट पार्टिकल्स को फिर से जब जमा देते हो तो एक चौक बन जाता है. यानी कि वो जो छोटा पार्टिकल्स है ना, उसी को हम लोग बोल रहे हैं एटम्स. अरे बात समझे बच्चा? तो एटम्स क्या है? वो छोटा पार्टिकल्स जिससे कोई भी मैटर बनता है. और एटम्स के कॉम्बिनेशंस को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गोल्ड है. अब यहाँ पे नाइफ से अगर मैं सोचो गोल्ड को काटूं या तोड़ूं, तो क्या काटने और तोड़ने के बाद क्या निकलेगा? सर आप बोलोगे सर गोल्ड ही निकलेगा ना, गोल्ड को काटेंगे तो गोल्ड निकलेगा. तो ऑब्वियसली वो छोटा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? एटम. ठीक है, देखिए यहाँ पे गोल्ड को कितना भी तोड़ोगे ना, तो ये छोटे से छोटे पार्ट में भी करने के बाद भी गोल्ड ही निकलेगा ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एटम बोलते हैं. ठीक है, साथ में याद रखिए बेटा, एटम जो होता है ना, ये कभी भी अकेले मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता. ये जब भी करेगा तो या तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में करेगा या फिर आयंस के फॉर्म में करेगा. हम लोग आगे इन चीज़ों को समझेंगे. तो इसको समझने के लिए ना, एटम्स को समझने के लिए ना, मैं कुछ हम लोग समझते हैं. यहाँ पे देखिए एक बर्निंग रिएक्शंस का एग्जाम्पल समझते हैं. यहाँ पे क्या है? ऑन बर्निंग चारकोल इट लीव्स एश एट द एंड. यानी कि अगर हम जब चारकोल को जब बर्न करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए कुछ चारकोल लिया, इस चारकोल को हमने क्या किया बेटा? बर्न, जलाया. तो जलाने के बाद आपने देखा होगा ये जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं चारकोल के, वो गायब हो जाएंगे. तो एक्चुअली ये चारकोल जाएगा कहाँ? ये जो मैटर था चारकोल का, वो कहाँ गया? कहीं नहीं गया. वो एनर्जी देने के बाद उसने लास्ट में क्या छोड़ा बेटा? ऐश, राख बोलते हैं ना. कोयले को जलाते हो, चारकोल को जलाते हो, तो लास्ट में क्या छोड़ता है बेटा? राख छोड़ता है, ऐश छोड़ता है ना. तो अब इसलिए वो क्या करेगा? लास्ट में छोड़ देगा ऐश. ठीक है, इस टाइप का, है ना. और ये जो ऐश है, ये कहीं ना कहीं मैटर्स ही तो है. ये भी तो है ना. इसी से ऐश के कॉम्बिनेशन से क्या बना था? चारकोल बना था, साथ में एनर्जी कन्वर्ट किया. तो ये जो कई सारे ऐसे सवाल थे ना, ये जो कई सारे महापुरुष आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो बेचारे इन सब चीज़ों से परेशान थे. ठीक है, इन लोगों के मन में ना कई सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकल रहे थे. काफ़ी सालों की मेहनत के बाद एक पर्सन थे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से परेशान होके एक पर्सन थे बेटा, जिनका नाम क्या था? लेवोइजर, एंटोन लेवोइजर. उन्होंने
सबसे पहली बार इस कंबशन रिएक्शंस को, ये जो क्वेश्चंस था कि आखिर ये कहाँ गया, इस टाइप के क्वेश्चंस थे ना, उसको डिटेल में स्टडी किया और फिर उन्होंने कुछ लॉज दिए। ये हमारे पर्सन थे बेटा, जिसको बोलते हैं एंटोन लेवइजर। ये जो हमारे पर्सन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक फ्रेंच नोबल मैन थे, इनको एक नोबल प्राइज भी मिला है। फ्रेंच यानी कि फ्रांस से बिलोंग करते थे ये, ठीक है। और ये क्या था बेटा, ये पहले पर्सन थे दैट एबल टू फाइंड द मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एक्यूरेटली इन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स है, जैसे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, भौतिक अवस्था। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में फिजिकल और केमिकल। तो फिजिकल का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूँ, कोई वो ऑब्जेक्ट बाहर से जैसा दिखता है ना, उसको फिजिकल स्टेट्स बोलते हैं। जैसे किसी का वजन हो, स्ट्रक्चर्स हो, उसको फिजिकल स्टेट कहा जाता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपको पता है हम लोग केमिकल रिएक्शंस में होते हैं। जैसे अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस लिखते हो तो देखो बीच में एक एरो होता है। जैसे सपोज करो एक A+B मैंने लिखा है AB, ठीक है। तो यहाँ पे A और B क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स। ये एरो के जो लेफ्ट वाला हिस्सा होता है ना, जो आपस में रिएक्शन करेगा उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और रिएक्शन करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो इन्होंने क्या किया था, रिएक्शन और प्रोडक्ट्स के मासेज को कंपेयर किया और फिर इसके ऊपर स्टडी करके बताया कि एक्चुअली में ये दोनों में क्या होते हैं, क्या ये सेम होंगे, क्या ये अलग होंगे। तो इसके बारे में पहले बार स्टडी किसने की थी बेटा, एंटोन लेवइजर ने। क्या किया था, इसके लिए उन्होंने एक लॉ दिया था, ठीक है। और चूंकि इन्होंने इस लॉ के बारे में बताया था इस सबसे पहली बार, इसीलिए देखो इनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, क्योंकि इस लॉ ने ना आगे बहुत सारे लॉज को जनरेट किया और स्टार्टअप इन्होंने किया था। दैट इज द रीजन कि द एंटोन लेवइजर इज कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं बेटा, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। किसको, एंटोन लेवइजर सर को। कोई दिक्कत, बोलो सर नहीं, ठीक है। अब देखिए इसी के आधार पे इन्होंने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके आधार पे इन्होंने कौन सा लॉ दिया था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम लोग कवर करेंगे। एक्चुअली हमारे पास एक लॉ है जिसका नाम है बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये जो दो लॉ हम लोग पढ़ेंगे ना, किसके अंदर पढ़ेंगे, एक इनके लिए ओवरऑल एक वर्ड यूज करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ये केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर ना दो लॉज मिलने पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ, एक तो मास के आधार पे और उसके प्रोडक्ट के बेसिस पे। तो ये कहीं ना कहीं केमिकल कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे ही दिया गया था। तो चलिए थोड़ा फर्स्ट लॉ समझ लेते हैं बेटा। तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है आपका, टू फाइंड आउट द चेंज इन मास बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। एक हम लोग मास के अंदर चेंज देखेंगे कब, एक केमिकल रिएक्शंस के पहले और बाद। यानी कि मान लीजिए कोई भी दो सब्सटेंस है जिसके बीच में मुझे केमिकल रिएक्शंस कराना है, तो उसके पहले उनका मास क्या होगा और केमिकल रिएक्शंस करने के बाद क्या मास होगा, इसी को हम लोग इस एक्टिविटी से जानेंगे। ओके, तो देखिए इस एक्टिविटी में हमको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, हमें चाहिए बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है सोडियम सल्फेट की, डिस्टिल वाटर की, कोनिकल फ्लास्क, स्मॉल टेस्ट ट्यूब, रबर कॉक, स्प्रिंग बैलेंस एंड रेटॉट स्टैंड एंड थ्रेड। इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस एक्टिविटी को करने में। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या क्या चाहिए बेटा, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर यानी कि कोनिकल फ्लास्क यानी कि कंटेनर, स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेंगे, रबर कॉक, स्प्रिंग बैलेंस, रेटॉट स्टैंड जिस पर टंगेगा, और थ्रेड धागा जिसको हम यूज करेंगे। तो इन सारे चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है इस एक्टिविटी को करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द स्टडी पार्ट। इसका प्रोसीजर समझिए। सबसे पहले हमें क्या करना बेटा, प्रिपेयर अ सॉल्यूशन। हमें क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। किसका, बेरियम क्लोराइड का, बाय डिजॉल्विंग बेरियम क्लोराइड इन डिस्टिल वाटर इन ए 250 ml कोनिकल फ्लास्क। देखिए कैसे, ये हो बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। इसको कितना ml है बेटा, ये देखिए इस टाइप का होता है कोनिकल फ्लास्क। इसको क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क। ये 100 ml का है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा है कि बाय डिजॉल्विंग बेरियम क्लोराइड इन डिस्टिल वाटर इन 250 ml कोनिकल फ्लास्क। ये कोनिकल फ्लास्क की कैपेसिटी कितनी है बेटा, 250 ml। 250 ml घोलना नहीं है।
इसमें अब ऑब्वियसली जितना बड़ा होगा उसमें छोटा ले सकते हैं ना। इसमें 100 ml हम डिजॉल्व करेंगे और इसमें क्या डिजॉल्व करेंगे, पानी के अंदर बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, इसमें वाटर के अंदर हमने क्या डालना है बेटा, बेरियम क्लोराइड पहले डाल दिया। इस बेरियम क्लोराइड को करिए मिक्स हो गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्टिल वाटर पॉर कर देंगे। पहले क्या डाला हमने, बेरियम क्लोराइड, डिस्टिल वाटर डाल देंगे कितना 100 ml, और डालने के बाद देखिए यहाँ पे 100 ml, यहाँ पे कितना है बेटा 100 ml है। अब इसको डिजॉल्व कर देंगे, इसको स्टीर करके घुमाएंगे और ये क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा किसका, बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। हो गया, ठीक। अब फिर से क्या करेंगे, एक टेक सम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इन ए स्मॉल टेस्ट ट्यूब फ्रॉम द एबव प्रिपरेशन सॉल्यूशन। अब जो बेटा जो सॉल्यूशन हमने बनाया है ना, उसी सॉल्यूशंस में से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने उस बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को डाल लिया है। उस कोनिकल फ्लास्क के थ्रू क्या करेंगे, इस बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस को उस टेस्ट ट्यूब में डाल के और अभी रखेंगे। नेक्स्ट एक और क्या करना है, हमको सॉल्यूशन बनाना है किसका, सोडियम सल्फेट का, Na2SO4, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। बाई डिजॉल्व, ऑब्वियसली सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सोडियम सल्फेट मिक्स करेंगे वाटर के अंदर। यानी कि फिर से कोनिकल फ्लास्क ले लीजिए, ये सोडियम सल्फेट होता है सॉरी, ये कोनिकल फ्लास्क सेम उसी तरीके से इसको क्या करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे और फिर इसमें पानी डालिए और इसको सॉल्यूशन बना लीजिए। एक 100 ml का सॉल्यूशन और बन गया किसका, सोडियम सल्फेट का। ठीक, अब क्या करना है बेटा, हैंग द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन द कंटेनिंग मास कंटेनिंग सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस। यानी कि जो पहली बार ये एक रिटॉर्ट स्टैंड होता है, इसमें सबसे पहले जो सेकेंड हमने सॉल्यूशन बनाया बेटा, कि स्प्रिंग बैलेंस लगा दीजिए ताकि वेट पता चले। इसमें हमने क्या किया, ये सेकेंड वाला जिसके अंदर कौन सा था, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। ये कौन सा स्टैंड है बेटा, सेकेंड वाला, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस वाला। इसमें हम वो टेस्ट ट्यूब डाल देंगे जिसमें हमने बेरियम क्लोराइड डाला था। देखिए, और इसको इस तरीके से डालना है कि अभी ये टेस्ट ट्यूब इसके अंदर गिरे नहीं, इसलिए इसका हमने एक थ्रेड का यूज किया है ताकि लटका हुआ है। ये है तो इसके अंदर, लेकिन ये सॉल्यूशन इसमें ना मिले, ये ध्यान रखना है, इस तरीके से इसको रखना है। ठीक, अब इस कंडीशंस में ये हमको क्या करना है बेटा, इसका वेट कर लेना है फ्लास्क का, विथ इट कंटेंट्स केयरफुली यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। ये लगा हुआ है ना इसमें, इसका जब ये लटकेगा तो इसका मास इसमें बताएगा। यानी कि फर्स्ट कंडीशंस में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस वो है तो उसके अंदर, लेकिन ये मिक्स नहीं हुआ है, अभी रिएक्शंस वाला पार्ट परफॉर्म नहीं हुआ, अभी ये फिजिकल अलग अलग ही है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने मास कर लिया, इसका वेट कर लिया। अब क्या करना है बेटा, ठीक है, अब नाउ टिल्ट एंड स्विल द फ्लास्क। अब क्या करेंगे बेटा, वो जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशंस है ना, उसको इस तरीके से हिला दीजिए कि उसके अंदर मिक्स हो जाए फ्लास्क में, ताकि दोनों सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, आपस में मिक्स हो जाए। और जब सॉल्यूशंस इस तरीके से, देखिए ये गया और ये मिक्स हो गया, देखिए ये मिक्स हो गया, ठीक है। और ये जब मिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये मिक्स हो गया बेटा। अब इसका फिर से वेट कर लीजिए। ठीक, एक कंडीशन हमने वेट किया था जब हमने लिक्विड को डाला तो था, लेकिन लिक्विड मिक्स नहीं हुआ था। अब लिक्विड मिक्स हो चुका है, यानी कि अब कुछ ना कुछ उसमें केमिकल रिएक्शंस बना होगा और एक नया प्रोडक्ट बना होगा। लेकिन हमको उससे प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, हम सिंपली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका मास देख, उसका वेट देखेंगे, तो उसमें वापस से इसका वेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि हमको क्या देखना है कि वेट ऑफ द फ्लास्क एंड कंटेंट्स बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग, दोनों वेट हमने कैलकुलेट किया था, एक मिलने से पहले और एक मिलने के बाद, और इसी ऑब्जर्वेशंस को बेटा करना है कंपेयर। अगर आप प्रोडक्ट की बात करेंगे तो जब बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशंस जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है बेरियम सल्फेट का विथ सोडियम क्लोराइड। यानी कि अगर आप मैं रिएक्शंस की बात करूं तो देखिए क्या होता है, बेरियम क्लोराइड को बोलते हैं BaCl2, ओके। सोडियम सल्फेट मैंने आपको बताया था Na2SO4, ये रिएक्शन बनाएगा तो बनाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। ये आपका रिएक्शंस होता है, और ये बेरियम सल्फेट कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है ना, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि व्हाइट फॉर्म होता है। सोडियम क्लोराइड का कलर आपको पता ही है, सॉल्ट व्हाइट ही होता है। तो ये होता है केमिकल रिएक्शंस। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल चेंज हो गया, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था, यहाँ पे बेरियम सल्फेट हो गया, यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया, लेकिन
प्रोडक्ट तो बदल गया, क्या इनके वेट भी बदल गए क्या? तो जब बेटा इनके वेट करेंगे ना तो वेट हमको ऑब्जर्वेशन में फाइनली यही नजर आएगा कि इनके वेट नहीं बदलेंगे। तो ये क्या है, ए केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एंड द मास रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस, देयरफॉर मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या नजर आया कि प्रोडक्ट तो नया बना लेकिन मास, जो मास इनका पहले था वही मास इनका बाद में भी है। यानी कि मास क्या है बेटा, मास या यहाँ पे वेट अगर कह लीजिए, दोनों अलग अलग होता है ऐसे तो, लेकिन वेट यहाँ पे क्या आ गया, सेम, पहले और बाद में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके मास या वेट पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है ना, यही हमें एक्चुअली कंक्लूड करना था। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बोला, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो अगर इसका कंक्लूजन आप निकालेंगे तो कंक्लूजन क्या निकाला, देखिए मास ऑफ बेरियम क्लोराइड कितना था बेटा, सपोज यहाँ पे हम मास ले लेते हैं 20.8 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट का मास लिया गया 14.2 ग्राम। तो बताओ इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 23, और मास ऑफ बेरियम सल्फेट जो बना वो बना 23.3 ग्राम। बेरियम क्लोराइड कितना गया था 28.8, सोडियम सल्फेट 14.2 और बेरियम सल्फेट कितना बना बेटा 23.3। सोडियम क्लोराइड जो फॉर्म हुआ बेटा कितना हुआ 11.7 ग्राम। ठीक, अब इन सारी वैल्यूज को आप अगर इसमें पुट करिए तो देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना हुआ 28 प्लस 14.2 यानी 35 ग्राम। और फिर से जब अगर मास ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ भी आपको सेम नजर आएगा 23.11% यानी कि सेम 35 ग्राम। तो प्रोडक्ट दोनों अलग हुआ लेकिन दोनों में मास देखिए कितना आया 35 ग्राम, 35 ग्राम। यही तो कंक्लूजन निकालना था ना कि मास बिफोर द रिएक्शन से बाद, बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग क्या होने वाला है, सेम। और इसी के बेसिस पे लॉइजर ने क्या दिया, एक लॉ, इसीलिए इसको बोला जाता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण, यानी कि मास बदला नहीं। दैट इज द रीजन कि ही गिव द नेम्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब किसी भी रिएक्टेंट्स को जब हम लोग मिक्स करते हैं और उसका प्रोडक्ट भले ही नया बन जाए लेकिन जो मास रिएक्टेंट्स का रिएक्शन से पहले था वही मास रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट बनने के बाद भी होगा। इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास बदलता नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के स्टेटमेंट की बात करेंगे तो बेटा क्या होगा, लेविजर ने क्या किया, उस चारकोल को जो हमने लिया था उसमें मास बताया और उनके बेसिस पे उन्होंने क्या बोला कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई भी मैटर जो है ना बेटा वो बनता या बिगड़ता नहीं है, वो नष्ट नहीं होता, ऑब्वियसली वो क्या होते हैं, चेंज कर लेते अपने फॉर्म को। मोर सिंपली टू मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। ओवरऑल आप सिंपल भाषा में यही कहेंगे कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो क्या होगा बेटा, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर आप शॉर्ट में सब सिंपल भाषा में कहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो आई होप आप लोग को कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा कि किसी भी एक्सपेरिमेंट्स को करिए उसको जब आप मिलाएंगे तो मिलने से पहले जितना मास होगा और मिलने के बाद प्रोडक्ट का जो मास होगा वो हमेशा होगा क्या, सेम। इसीलिए इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स दिया गया, ये क्वेश्चन दिया गया बेटा कि 15.9 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10.6 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है ये CuSO4 और ये क्या है बेटा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट टुगेदर टू गिव 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। ये रिएक्ट किया और बनाया कितना, सोडियम सल्फेट का 14.2 ग्राम और कॉपर कार्बोनेट का 12.3 ग्राम। विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड, अभी तो हमने एक ही पढ़ा है बस, यानी कि तो ये आपको प्रूव करना है कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है या नहीं करना है, यानी कि फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का मास देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो मैंने लिखा था ये आपका कॉपर सल्फेट कितना है बेटा 10.6 ग्राम है ना,
देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट कितना है 15.9 ग्राम, ये कॉपर सल्फेट है। सोडियम सल्फेट कितना है 10.6 ग्राम। ये किसके इक्वल है, सोडियम सल्फेट आपका है 14.2 और ये कॉपर कार्बोनेट। इनका मास करिए और इनका मास करिए, क्या देखिए दोनों सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल। ये आपका आएगा 26.5 ग्राम और अच्छी बात ये है कि ये भी 26.5 ग्राम ही आ रहा है। तो ये हमने देख रहा है ना कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ रहा है ना, यानी कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के इक्वल हो गया ना। तो ये कौन सा लॉ ओबे करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बस मास ही तो निकालना था बेटा, दोनों का मास सेम हो गया, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर लेगा ये। कोई दिक्कत, चलिए तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आसान सा है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड टू 112 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है 112 ग्राम, जिसके अंदर हम लोग CO2 को मिक्स कर रहे हैं। द प्रोडक्ट फॉर्म इज 200 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो प्रोडक्ट बना उसमें कितना ग्राम है बेटा, 200 ग्राम है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का और साथ में बताना है कि कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपको क्या बोला है, CO2 का मास कितना दिया बेटा, CO2 का मास नहीं दिया ना, निकालना है, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का मास और कैल्शियम कार्बोनेट का मास। देखिए CO2 कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना दिया है 112 और कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या दिया है टोटल 200 ग्राम। तो सिंपल से अगर इसमें से इसके मास को इसमें से माइनस कर तो क्या CO2 का मास नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो बस 200 से माइनस करिए और 88 ग्राम किसका मास हो गया, CO2 का। और अब ऑब्वियसली हमने कौन सा लॉ किया बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ को ये फॉलो कर रहा है। तो दैट्स ऑल्सो इजी क्वेश्चंस, आप कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन का बेटा दूसरा लॉ है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब मुझे बताइए कि ये इस वर्ड का, यहाँ पे दो वर्ड है बेटा, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, पहले ये बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चे पहले यही नहीं समझ पाते हैं कि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। मैथ्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो हम लोग रेशियो किसको बोलते हैं, लाइक जैसे ऐसे नंबर क्वेश्चन होते हैं 1/2, 2/3, 4/6, इन सब को नंबर को क्या बोलते हैं, ये सब रेशियो है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 2/3। तो एक्चुअली रेशियो क्या होता है, रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, 2 और मोर देन 2 नंबर्स। उनके बीच में जो नंबर्स के बीच में कंपैरिजन होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेशियो। तो सर प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शन होता है रेशियो का कंपैरिजन। अभी तो हमने नंबर का कंपैरिजन किया, इसको क्या बोला, रेशियो। और जब हम लोग इस रेशियो को कंपेयर करेंगे ना, यानी कि हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ द कंपैरिजन ऑफ रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। लाइक जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। अब देखिए इन सारे नंबर्स को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इन सब का रिजल्ट क्या आएगा 1/2। तो मैं क्या बोलूँगा कि बेटा ये सारे नंबर ना आपस में एक प्रोपोर्शन के अंदर है। अब ये रेशियो नहीं है, यहाँ पे इन सारे रेशियो को कंपेयर किया गया है और फिर क्या पता चला कि सबकी कंपैरेटिव वैल्यू 1/2 है, तो इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। ये रेशियो नहीं है, रेशियो तो ये है ही, इन रेशियो का भी हमने कंपैरिजन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लॉज है ना, इसका नाम ही है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। यानी कि एक तरह से ये बोल रहा है कि बेटा जो रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे ना, उनका प्रोपोर्शन नहीं बदलेगा। यानी कि किसी भी रिएक्शंस को हम करिए तो कभी भी वो एक प्रोडक्ट जो बनेगा ना, वो हमेशा बाय प्रोपोर्शन हमेशा सेम रहेगा, चाहे उसके अमाउंट को हम कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। इसी लॉ को हम लोग आगे स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस लॉ को देने वाले कौन थे बेटा, प्राउस्ट। ये प्राउस्ट था इनका नाम। 1779 में इन्होंने एक लॉ दिया था जिसका नाम रखा कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये प्राउस्ट सर ने थे। इन्होंने क्या कहा, ए केमिकल कंपाउंड always consists of the same elements combined toward to the same proportion by mass। इनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या था कि एक केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम, जब उसके अंदर सेम एलिमेंट्स कंबाइन होंगे और उनका प्रोपोर्शन भी बाय मास सेम होगा। मतलब समझिए क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने H2O बनाया, हमने H2O लिखा, तो H2O किससे बना है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आप मास निकालिए तो हाइड्रोजन H2 का मास कितना होता है, हाइड्रोजन का मास होता है बेटा 1, 2 एलिमेंट है तो इसका मास कितना हो जाएगा 2 टोटल मास।
ऑक्सीजन का मास होता है 16, एक ही एलिमेंट है, यानी कि अगर मैं H2O का टोटल मास करूँ तो रेशियो क्या हो जाएगा 2:16, सिंप्लीफाई करिए तो 1:8, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वाटर चाहे आप 100 ml लीजिए, चाहे 1 लीटर लीजिए, चाहे 1000 लीटर लिखिए, कभी भी वाटर फॉर्म कब होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशियो 1:8 होगा। अगर ये रेशियो थोड़ा भी आगे पीछे हुआ तो वहाँ पे वाटर फॉर्म ही नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलते तो बार बार है, लेकिन हमेशा वाटर फॉर्म नहीं करते। ये वाटर कब फॉर्म करेंगे, जब इनके बीच का प्रोपोर्शन 1:8 होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी लॉज को दिया था, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चलिए, तो इन्होंने क्या एनालाइज किया बेटा, इन्होंने एनालाइज किया कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ he analyzed that chemical composition of a large number of compounds। इन्होंने बहुत सारे नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स पर एनालाइज किया और एनालिसिस क्या किया, that the proportion of each element are in the same proportion, यानी कि जितने भी एलिमेंट पर उन्होंने रिसर्च किया उनको लास्ट में आया कि इनका सबका प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो इसके अनुसार से, इस लॉ के अनुसार से क्या होगा कि एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो हमेशा एक ही प्रोपोर्शन में, जैसा मैंने आपको समझाया था अभी वाटर के एग्जांपल से, बाय मास वो कंबाइन हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए H2O हमेशा 1:8 में होगा, चाहे वो रिवर वाटर हो, चाहे वो आइस वाटर हो, चाहे वो टैप वाटर हो, चाहे प्योर वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, हमेशा उनका रेशियो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन बेटा 1:8 ही होगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक है ना, इसका मतलब यही वजह मैंने आपको समझाया। चलिए, तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को जो बेटा डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, ये डिकम्पोज कब होता है, जब इसको हीट करते हैं। अब बनाएगा क्या, जब CaCO3 के टूटेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कम्प्लीटली, जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को टोटली डिकम्पोज किया जाएगा तो उसमें क्या मिल रहा है बेटा, 5.6 ग्राम ऑफ CO कैल्शियम ऑक्साइड्स, और बाकी क्या बचेगा 4. आपसे पूछा गया कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो देखो सिंपल सी बात है ना, CaCO3 कितना 10 ग्राम है, कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम बना, तो इसको मान लो अगर x मिला तो x की वैल्यू क्या होगी 10 - 5.6 यानी कि 4.4 ग्राम। ये क्या होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इजीली आप लोग मैथ्स में जैसे कैलकुलेट करते हो इस से निकाल सकते हो। ठीक है ना, तो ये हमने यहाँ पे कौन से लॉज को ओबे किया है, ऑब्वियसली यहाँ पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है या केमिकल कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। बताइए, देखिए क्या हुआ, मास ऑफ प्रोडक्ट्स मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होता है, तो यहाँ पे वैल्यू रखिए और वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4.5 ग्राम। तो ये लॉस क्या था, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे मास का यूज किया है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को, क्योंकि प्रोपोर्शन तो हमने निकाला नहीं है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास से सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस तरह से CO2 आपका 4.4 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमने आज 2 लॉज कवर किए जिसको हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉज क्या था बेटा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आज के पार्ट में हमने ये 2 लॉज कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एटम्स के डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके सिंबल्स, इन सारे चीज़ों को जानेंगे। तो बच्चा, आज के पार्ट में हमने थोड़ा सा एटम्स के बारे में जाना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग एटम्स की डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उससे रिलेटेड सिंबल्स और टर्म्स जानेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से स्टडी करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए पार्ट में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, गुड इवनिंग, गुड नाइट।